दोस्तों नमस्कार। असर तो सब पर पड़ेगा और ये असर रायसीना हिल्स पर मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नींव को हिलाकर रख देगा। यह असर इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट की नींव हिलाएगा। यह असर भारत के शेयर बाजार को हिलाएगा। यह असर भारत की उस इकोनॉमिक पॉलिसी के भीतर उन परिस्थितियों को डिगा देगा जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट की नीतियों के आश्रय चलती थी या फिर कॉरपोरेट की पूंजी के जरिए इस देश की इकोनॉमी को बढ़ते हुए देख रही थी। इस दौर में ना तो डिसइन्वेस्टमेंट काम आएगा, ना ही मोनेटाइजेशन और ना ही प्राइवेटाइजेशन। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बीते दशकों दशक से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो व्यापार है उस पर सीधा असर डालने वाली है। और इस असर का भारत पे क्या असर पड़ेगा, शायद यह इसलिए सबसे मुश्किल सवाल हो चला है क्योंकि भारत की इकोनॉमी बीते एक दशक में अलग अलग देशों की मजबूरी, अलग अलग देशों के मुश्किल हालात और अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के आश्रय ही चलती रही है। जहां से जो माल सस्ते में मिला उसे भारत ने उठाया है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुख्ता नहीं किया। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत का कोर सेक्टर, भारत का एमएसएमई इतना मजबूत होकर उभरा नहीं कि वह अपने तौर पर स्वावलंबी हो जाए। और शायद भारत एक के बाद एक जिस कर्ज को दुनिया के बाजार से उठाता चला गया उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यानी इससे पहले भारत कभी भी विदेशी और आंतरिक कर्ज के हिस्से में इतना नहीं डूबा था जो मौजूदा वक्त की हकीकत है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह हो चला है कि पहली बार जो पैसे वाला तबका है, जिसके पास बाखूबी बहुत पूंजी है, उसे अब समझ में आने लगा है कि अगर भारत की आर्थिक नीति दुनिया के बाजार के हिसाब से चल रही थी और उसी बाजार में एक महायुद्ध की परिस्थिति कल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं 2 अप्रैल अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस है, लिबरेशन डे है। उस लिबरेशन डे का असर और उसकी आहट आज भारत के शेयर बाजार में खुले तौर पर दिखाई दी। 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब गए। विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया। देसी जो भी बिकवाली करते या जो भी खरीदारी करते उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। भारत के बैंकों पर क्या असर पड़ेगा, भारत के शेयर बाजार कहां जाकर टिकेंगे और बड़े बड़े कॉरपोरेट जो खास तौर से सत्ता के मित्र ही सही लेकिन उनके सामने संकट अंतर्राष्ट्रीय धंधे का है, उस बिजनेस का है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पर निर्भर रहता है। तो क्या इस देश के आम आदमी के सामने भी एक संकट यह हो चला है कि इस देश की महंगाई, आने वाले वक्त की मंदी, इस देश में बेरोजगारी की स्थिति और इस देश में आंतरिक राजनीति जिस रास्ते चल पड़ी है उसमें बहुत मुश्किल होगा कि कोई भी आम शख्स अपनी जेब को देखे, अपने पेट को देखे, अपने मेहनताने को देखे, अपनी मजदूरी को देखे। और यह स्थिति इस देश को कर्ज में डुबाते चली जाएगी क्या? क्योंकि जो भी सब्सिडी दी जा रही है, जो भी डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी रकम भी पूरी कर पाने की स्थिति में इस देश का बजट फेल हो चला है। और चुनाव दर चुनाव जो भी ऐलान होते हैं उसे पूरा कैसे किया जाए, अब यह बड़ा सवाल हो चला है। लेकिन वह तबका जो नौकरी पेशे से जुड़ा हुआ है, वह तबका जो मजदूरी कर रहा है, उसके सामने संकट 2 बड़े हैं। पहला मंदी का है, दूसरा इस दौर में महंगाई का है, और तीसरा इस दौर में उस बिजनेस सर्किल या उस कॉरपोरेट वाले हिस्से का है जो अभी तक सरकार के लिए एक अनुकूल रास्ता निकालने की कोशिश तो करता था, लेकिन कल के बाद क्या होगा शायद कोई नहीं जानता है, क्योंकि कल अमेरिका का लिबरेशन डे है। अब इस परिस्थिति को सिलसिलेवार तरीके से अगर आप परखिएगा तो आज की तारीख में यानी 24 घंटे पहले कल जो होगा उससे पहले मान लिया शेयर बाजार ने कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का असर हो चला है। किस
क्षेत्र में किस प्रोडक्ट को लेकर क्या हालात है यह हम आपको बतलाएंगे। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो टैरिफ भारत अमेरिका के सामानों पर लगाता है, अमेरिका भारत के सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस बाजार से गायब हो चला है और निवेशक इस देश के भीतर किसी इंडस्ट्री को लगाने आ नहीं रहे हैं। जो 3 दिनों की बातचीत अमेरिका के साथ होती रही उसमें बड़ा सवाल यही था कि कोई भी अमेरिकन इंडस्ट्री भारत के भीतर अपना प्रोडक्ट लाकर बनाए और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को दे दे, ऐसा संभव है नहीं। भारत के भीतर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको खरीदने के लिए अमेरिका तैयार है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो। और चाइना से आने वाला बड़े हिस्से का प्रोडक्ट अगर रुकेगा अमेरिका जाने से तो भारत के दरवाजे खुले हैं। लेकिन भारत में प्रोडक्शन कहां पर है, लेबर की जगह कहां पर है? इस देश के भीतर में स्वावलंबी या मेक इन इंडिया सिर्फ नारे के तहत रहा है। इसीलिए तो बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयावह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी दे पाने की स्थिति में भी इस देश की तमाम कंपनियां नहीं हैं। तीसरा सवाल आर्थिक अनिश्चितता का है जो शेयर बाजार से खुले तौर पर निकल कर आया और इसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल अब जो नीतियां आने वाली है वो समूची दुनिया को प्रभावित करेगी। समूची दुनिया पर टारगेट उस व्यापार युद्ध का है जिसके दायरे में भारत सिर्फ अमेरिका नहीं देख सकता है, भारत सिर्फ चाइना नहीं देख सकता है, भारत सिर्फ रशिया या ब्रिक्स के आश्रय भी चीजों को डेवलप नहीं कर सकता है। उसको परिभाषित क्या भारत के लिए अमेरिका करने वाला है और क्या वाकई अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ के उस भयावह परिस्थिति से भारत को मुक्ति दे देगा? मुश्किल सवाल है, क्योंकि अमेरिका के भीतर जो भी स्ट्रेटेजिक तौर पर एशियाई देशों को लेकर और भारत को लेकर जो भी इस दौर में पॉलिसीज बन रही है या जो भी नीति निर्धारण हो रहा है उसकी नब्ज को टटोलने के लिए पहली बार भारत के एम्बेसडर जो अमेरिका में बैठे हैं, क्वात्रा साहब, वो लगातार उसकी माइन्यूट परिस्थितियों को परख रहे हैं और जो इनपुट्स भारत में आ रहे हैं वह इसलिए मुश्किल भरे हालात हैं कि उसमें कोई रियायत का जिक्र कहीं नहीं है। और हर क्षेत्र में कैसे संबंधों को आगे बढ़ाया जाए और 2030 में $5 बिलियन का आपस की जो बायलैटरल ट्रेड है वो हो जाए, उस दिशा में सोचा जा रहा है। लेकिन उसमें भारत के प्रोडक्ट्स कहां टिकेंगे, कैसे टिकेंगे? और भारत के भीतर कोई क्राइसिस आए तो साथ क्या चीन देगा? क्योंकि चीन के साथ भी 2 दिनों की बातचीत जो हुई वो इस स्थिति में लेकर आकर खड़ी हो गई कि समझौते दोनों करें। चीन का बहुत माल इस दौर में भारत खपाने को तैयार बैठा है, यानी चीन का एक्सपोर्ट भारत में बढ़ जाएगा या कहें भारत का इंपोर्ट चीन से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मुश्किल सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, मुश्किल सवाल कर्ज में डूबी हुई भारत की इकोनॉमी का है। उस इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एक पारंपरिक व्यापार चले आ रहे थे, उसमें कोई ट्रेड वार की परिस्थिति नहीं थी। और अगर ध्यान दीजिए तो भारत के ऊपर जो विदेशी और आंतरिक कर्ज है इस दौर में $260 लाख पार कर चुका है। जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने उस दौर में 80-81 लाख करोड़ था विदेशी और आंतरिक कर्ज, यानी बीते 10 वर्षों में हर दिन 4,931 करोड़ रुपए प्रतिदिन भारत ने कर्ज लिए हैं, अगर आप औसत निकालना शुरू करें। और आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल बरस दर बरस और 10वें बरस यानी 2023-24 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें तकरीबन 61 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए गए, यानी प्रतिदिन 16,712 करोड़ रुपए इतने कर्ज लिए गए हर दिन, 16,000 करोड़ से कुछ ज्यादा। इन सबके बीच भारत का बाजार क्या वाकई विदेशी निवेशकों को लुभा नहीं रहा है? खास तौर से चुनाव के ठीक बाद अक्टूबर से जो बिकवाली शुरू हुई शेयर बाजार में, उसने एक के बाद एक जो झटके दिए उससे शेयर बाजार उबर नहीं पाया। और ध्यान दीजिए, जो पूरे तरीके से इक्विटी को बेचा गया
विदेशी निवेशकों के जरिए इस फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर के बाद 1,27,000 करोड़ रुपए इतना माल बेच दिया गया इक्विटी के जरिए। ऐसा नहीं है कि क्या पहले परिस्थिति ऐसी कभी नहीं आई थी, और चूंकि आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है 1 अप्रैल, आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। भारत के भीतर बैंक और शेयर बाजार की स्थिति जो डामाडोल है, यह इससे पहले कोविड काल में थी। यानी 1 अप्रैल 2020 को जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, उस वक्त भारत का शेयर बाजार और लिक्विडिटी को लेकर बैंक की स्थिति दोनों जो नाजुक थी, वो पहली बार आज नजर आ रही है। क्योंकि एक संकेत अमेरिका की तरफ से है, एक संकेत इंटरनेशनल ट्रेड वार की तरफ से है, एक संकेत चीन का माल विदेशी बाजार में किस रूप में जाएगा और भारत में बड़ी तादाद में आएगा, या भारत इस दौर में अपने माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना बेल पाने में जो भेजता है उसमें कितना सक्षम होगा, शायद उस पर भी एक बड़ा ब्रेक लगा हुआ है। क्योंकि 10% के करीब इस दौर में भारत का एक्सपोर्ट कम हुआ है। अब जब इस परिस्थिति से आप निकल कर आ रहे हैं, तो एक क्षण के लिए सोचिए वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर असर व्यापक होगा। जो बातचीत अमेरिका के साथ चलती रही, जो निकला, जो चीन के साथ बातचीत हुई, और दोनों की बातचीत पिछले हफ्ते हुई और खत्म हो गई। क्योंकि जो अमेरिका के असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो साउथ सेंट्रल एशिया को देखते हैं, ब्रेडन लाइच, वो आए हुए थे और चीन के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। एक क्षण के लिए समझिए, वह खेती का क्षेत्र हो, वो मछुआरों का क्षेत्र हो, वह इस देश के भीतर में इंडस्ट्रियल हिस्सा हो, वह इस देश के भीतर में सर्विस सेक्टर हो, असर सब जगह पर पड़ना तय है। अगर ध्यान दीजिए तो अमेरिकी श्रिम्प यानी जो झींगा होता है, वह भारत जो है 30% टैक्स लगाता है और भारत के माल पर 5.71% लगता है। यानी 25% टैक्स भारत के माल पर बढ़ जाएगा। जो प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट है, अमेरिका के सामानों पर भारत लगभग 10% लगाता है और 4.5% अमेरिका लगाता है भारत के उस पे प्रोडक्ट्स पर। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं उसमें तकरीबन 5 से 6% अब कॉस्टली होगा, तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अमेरिकी बाजार में कितना टिकेगा। जो मशीनरी और कंप्यूटर है, अमेरिका के सामानों पर भारत 66% टैक्स लगाता है और अमेरिका भारत के सामानों पर सिर्फ 1.3%। कुछ सामान ऐसे हैं जिस पे अमेरिका 6.6% भी लगाता है और कुछ जगहों पर वो टैक्स ही नहीं लगाता, यह भी स्थिति है। तो ये जो 66% वाला हिस्सा है, ये दरअसल मैक्सिमम है उन क्षेत्रों में जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर ट्रंप बार बार चिंता व्यक्त करते हैं। हालांकि केमिकल और फार्मा में भारत के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सिर्फ 1% है, लेकिन भारत लगभग 9.68% टैक्स लगाता है। जो डायमंड और गोल्ड, जो सूरत का पूरा बाजार है, वहां से जो सामान अमेरिका जाता है और उसमें से 2.2% टैक्स अमेरिका में लगता है, लेकिन अमेरिका से जो सामान आता है वो तकरीबन 15.45% लगता है। जो टेक्सटाइल पूरी इंडस्ट्री है, उस पर भारत के सामानों पर अमेरिका में लगभग 8.5-9% टैक्स लगता है और अमेरिका का जो सामान भारत आता है उस पर लगभग 10 से 11% टैक्स लगता है। यह एक स्थिति बन रही है धीरे धीरे कि भारत चीन, मैक्सिको, कनाडा उस कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति आय और भारत में प्रति व्यक्ति आय के साथ प्रति व्यक्ति काम जो है, उसको जब जोड़िएगा तो दुनिया के उन तमाम दूसरे देशों के साथ जो भी संबंध अमेरिका के बन रहे हैं, उसमें भारत का आम व्यक्ति मुश्किल हालात में कैसे आएगा और वो कैसे भारत की उस राजनीति पर टिक जाएगा जो राजनीति हर चुनाव में फ्री में कुछ देना चाहती है। और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, वो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो या किसी भी दूसरे क्षेत्र में कोई भी पैसा जो दे रही हो, यह परिस्थिति भारत के भीतर और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि अपने तौर पर भारत ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं जहां पे मानव संसाधन का उपयोग इस देश के प्रोडक्शन से जुड़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कमोवेश हर देश ने किया और चीन तो इसमें माहिर है।
चीन और भारत की तुलना जब आप कर रहे हैं तो ऐसे समझिए कि 100 लोगों में से चीन जिन्हें काम देता है वो लगभग 99 लोग हैं, और भारत में जिन्हें 100 लोगों में से काम मिलता है वो तकरीबन 1.5% है। यानी इतना ज्यादा अंतर है, और इसीलिए जो पैसा चीन की जनता तक पहुंचता है और जो पैसा भारत की जनता तक पहुंचता है उसको अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अभी आप जोड़ेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि सरकार द्वारा जो वेलफेयर योजनाएं, जो रेवड़ी फ्री की योजनाएं हैं, उसमें जितना पैसा खर्च किया जाता है उतना पैसा वेतन के तौर पर भी, न्यूनतम वेतन के तौर पर भी भारत के मजदूरों को दे पाने की स्थिति में भारत का बाजार नहीं है। और जो एकदम हटकर बाजार मनरेगा सरीखा है उसकी रकम भी दे पाने की स्थिति में इस वक्त क्या भारत सरकार नहीं है, जहां पर सीधे सीधे 15 से 18 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और 25 करोड़ के पास जॉब कार्ड है और 35 करोड़ लोग टोटल इंतजार में हैं, आज नहीं कल काम मिलेगा, एक साल में 100 दिनों का। यानी मनरेगा से लेके अनऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन तीन परिस्थितियों के बीच से जब आप गुजरिएगा तो संकट सबसे बड़ा वाकई ये हो चला है। क्या मंदी की आहट अगर आ गई इस दौर में, जो अमेरिका से शुरू होगी, यूरोप को प्रभावित करेगी और होते होते एशिया के भीतर कदम रखेगी, तो उसके बाद भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े कॉरपोरेट, बड़े सर्विस सेक्टर और उसके दायरे में मीडिया हाउस भी आएंगे। कैसे टिक पाएंगे और कैसे पेमेंट कर पाएंगे, यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सामान्य तौर पर आज की स्थिति में भारत के कंज्यूमर के पास 2014 में अगर जेब में 100 रुपए रहते थे तो आज उसी कंज्यूमर की जेब में 79 रुपीज हैं, यानी 21 रुपीज और कम हो गए हैं। जो कंज्यूमर है उसका जिक्र कर रहे हैं, जो कंज्यूमर नहीं है, जिनको फ्री और सब्सिडाइज रेट पर चीजें मिल रही हैं, उनकी तादाद बढ़ोतरी हो गई है। यूं ही 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नहीं दिया जा रहा है। ऐसे देने वाले लोगों की तादाद अगर अनाज को माइनस भी कर दे तो भारत में अलग अलग तरीके से जो पैसा दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है इस देश के 53 करोड़ लोगों को। और संकट सबसे बड़ा यह है कि उनको इस दौर में कोई काम दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं, और पहली बार विश्व बाजार के भीतर जिनको काम मिला भी हुआ है उनके सामने संकट आने वाला है। अगला सवाल, इस दौर में जो भी विदेशी सामानों पर जहां जहां 25% टैरिफ लगाने का जिक्र अमेरिका ने किया, असर क्या हुआ? वो स्टील हो, वो एल्युमिनियम हो, वो गाड़ी हो, भारत के भीतर में शेयर बाजार से जुड़े हुए इन प्रोडक्ट्स को लेकर जो कंपनियां थी वो नीचे चली गई, एक झटके में नीचे चली गई। अभी डायरेक्ट इफेक्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी मालों की आवाजाही शुरू हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक झटके में सभी नीचे चलते चले गए। और इन सब के बीच बड़ा सवाल तो कच्चे तेल का है। स्थिति कितनी विकट है इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे ही अमेरिका ने कहा कि अब वेनेजुएला से जो तेल खरीदेगा उस पर तकरीबन 25% टैक्स लगेगा, यानी उस पर और ज्यादा टैक्स लगेगा। भारत हालांकि वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल नहीं खरीदता है, लेकिन भारत की जो कंपनी खासतौर से एम्बानीज की है, रिलायंस है, वो सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से लेती है और उस पर सीधा असर पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, हर चीज का एक जुड़ाव है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीजें घुमड़ रही है। यहां पे दूसरा सवाल यह आया कि क्या वाकई रिलायंस अब वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि वेनेजुएला से तकरीबन $1 बिलियन का तेल 2024 में लिया गया। यहां पर अगला सवाल यह भी है कि चीन, अमेरिका, यूरोप और इंडिया चौथे नंबर पर आएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों में भारत 12वें नंबर पर आएगा। लेकिन रशिया से तेल लेने वालों में भारत अव्वल नंबर पर नजर आएगा और रशिया पे कुछ और रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका लगा रहा है। यहां यह समझने की जरूरत है कि जब किसी देश को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर व्यापार, बिजनेस, ट्रेड हावी हो जाए तो फिर वह देश मुनाफा देखेगा
और ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरफ दुनिया के बाजार में मुनाफा देख रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि उनके रिश्ते पुतिन के साथ कैसे हैं या अमेरिका किस रूप में रशिया के साथ अपने संबंधों को अच्छा करेगा। सवाल यह है कि दरअसल रशिया के साथ अगर उसे एनर्जी के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में नुकसान हो रहा है तो वो पाबंदी लगाएगा, और वो पाबंदी उसने लगा भी दी है। यानी भारत अभी तक जो तेल खरीद रहा था और मार्च के महीने तक उसने जो तेल खरीदा वो मानकर चलिए इसके बाद शटर गिर गया, और अमेरिका कह रहा है कि आप हम ही से सारी चीजें लीजिए। तो अमेरिका भारत को 30% डिस्काउंट पे तो देगा नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रशिया डिस्काउंट के साथ तेल बेच रहा था उस पर वो रोक लगा रहा है। तो यहां पर एक बेसिक लकीर खिंचती है चीन और रशिया के करीब आने की। चीन, रशिया और ईरान, इस ट्रायंगल को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि शेयर बाजार का मानना तो यह भी है कि जैसे ही ट्रंप धमकी देते हैं कि न्यूक्लियर डील पे साइन अगर नहीं किया ईरान ने तो हम वहां पर बम मार देंगे, यानी रॉकेट चला देंगे। और इससे खड़कंप मचती है उस इकोनॉमी में जो पूरी एनर्जी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। ऑयल पे असर पड़ेगा, रशिया कम हिस्से में माल देगा बाजार को, उससे असर पड़ेगा। अमेरिका कह रहा है जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अब 2 अप्रैल के बाद जो कच्चा माल अमेरिका भेजता है, जो आज की तारीख में तकरीबन $74 प्रति बैरल है, जो एक लिहाज से 60-64 तक पहुंचा था, वो 74 पर आ गया है। यानी तेल की कीमत भी बढ़ेगी, और भारत जैसा देश जो कि 85% तेल दुनिया के अलग अलग बाजारों से मंगाता है और उसकी एवज में उसे डॉलर में पेमेंट करना होता है, वो डॉलर जो रुपए के मुकाबले मजबूत हुआ, वो डॉलर जो भारत के खजाने में इस दौर में कम हुआ, उस डॉलर को लेकर चिंता अमेरिका कर रहा है। और भारत की अर्थनीति उस अमेरिका के साथ जुड़ना चाहती है जो अमेरिका अपने सामानों को भारत में सस्ते में बेचना चाहता है और भारत के सामानों को महंगे में अपने यहां लेना चाहता है, क्योंकि चली आ रही पारंपरिक रीत बदलेगी और रेसिप्रोकल की स्थिति आएगी तो यही होगा। और जो आखिरी सवाल इस देश के सामने सबसे बड़ा है वो भारत की बैंकिंग परिस्थितियों से जुड़ा है। बैंक से बहुत कुछ महंगा हो गया। जो सार्वजनिक उपक्रम के बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उस बैंक के भीतर अब लोन लेना, लोन चुकाना शायद आम आदमी के लिए और मुश्किल होगा। लेकिन उन्हीं बैंकों से रईसों को और ज्यादा पैसा इस दौर में क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह सवाल शायद इसलिए बड़ा है क्योंकि सरकार की अपनी किताब बतलाती है कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो बैंकिंग सर्विस अपनी बुक को ठीक करती है, उसमें जो कर्ज वो रईसों को दे चुकी होती है, उन कर्जों पर रिटर्न ऑफ सरकार करवाती है, रिजर्व बैंक से नोट छपवाती है और उसको यहां पर देती है। और बैंक आम आदमी जो करोड़ों की तादाद में बैंकों में खाता खोले हुए है, उनके पैसे को रखने से लेकर निकालने तक में कुछ ना कुछ पैसा जोड़ते चले जाते हैं। अगर एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आज के बाद से 2 रुपए आपके ऊपर और बोझ पड़ जाएंगे। पासबुक ले रहे हैं, चेकबुक ले रहे हैं, ये तमाम चीज धीरे धीरे और कॉस्टली होगी, क्योंकि बैंकों के पास कोई अपने साधन संसाधन इस रूप में बचे ही नहीं जो इस देश के भीतर में उन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाए, उस कॉरपोरेट को आगे बढ़ाए, और वो इंडस्ट्री और कॉरपोरेट भारत की इकोनॉमी को मदद करते हुए यहां प्रोडक्शन को डेवलप कर दे। आपने नहीं देखा होगा, आप अडानीज का जिक्र करते हैं, लगभग 10 लाख करोड़ की मान लीजिए उनकी नेटवर्थ है, उसमें काम जिन लोगों को रोजगार मिला है उनकी तादाद 25,000 भी नहीं है। यही स्थिति रिलायंस के साथ भी हो सकती है, यही स्थिति इस देश के टॉप मोस्ट 20 बड़े कॉरपोरेट के साथ हो सकती है। यानी वह इकोनॉमी जो कल तक भारत सरकार एक वेलफेयर स्टेट के तहत यह सोचती थी कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, उसने एक झटके में सब कुछ प्राइवेट के हाथ में हवाले किया और उसने कॉस्टली कर दिया जीवन जीने का तरीका। वो चाहे रेल में सफर करना हो, चाहे हवाई अड्डे पर रुकना हो, एसी की हवा लेनी हो, हर जगह चीजें कॉस्टली होती चली गई जिनके पास पैसा है। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो टोल रोड से गुजरते हैं, अगर उसको आप समझना चाहते हैं
जो सड़कों से गुजरते हैं, तो एक क्षण के लिए समझ लीजिए 2019 में यानी पिछले इलेक्शन के वक्त में, पिछले से पिछले, टोल से वसूली भारत सरकार ने तकरीबन 27,000 करोड़ की और 2024 में उसी टोल से कमाई 54,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। यानी ऐसा क्या 5 साल में बदला है कि टोल से कमाई भारत सरकार की दुगनी हो गई। यानी इस देश में जो लोग सफर करते हैं उनकी जेब आधी कर दी गई। आपको लगता है 2019 और 2024 में सफर करना सड़कों पर कितना महंगा हुआ है और वो भारत सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बन गया, 27,000 करोड़ से 54,000 करोड़ रुपए। यह एक स्थिति है कि सरकार तो चलेगी, देश तो चलेगा, लेकिन उस देश में रहने वाले लोगों की आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी और उस आर्थिक परिस्थिति की जिम्मेदारी क्या सत्ता सरकार लेगी जिसे जनता ने ही चुना है, या फिर वो ये मानकर चल रही है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है और वो सिवाय इसके कि कॉरपोरेट की पूंजी के सहारे ही चल रही थी, वही चलती रही तो वो चली आ रही थी। पीवी नरसिम्हा राव के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से चली आ रही थी। लेकिन यह तो किसी ने नहीं सोचा था कि 2025 में ऐसा होगा जब अमेरिका कहेगा अब और नहीं, अब किसी भी क्षेत्र में कोई पैसा नहीं देंगे। आप पर्यावरण का जिक्र करते हैं, हम पेरिस समझौते से बाहर हो जाते हैं। आप यूनाइटेड नेशन का जिक्र करते हैं, हम वहां पैसा नहीं देंगे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, हम वहां पर पैसा नहीं देंगे। आप यूएस एड का जिक्र करते हैं और दुनिया भर में आप कहते हैं कि इन देशों में और खास तौर से गरीब और विकासशील देशों में पैसा अमेरिका दे रहा है क्योंकि वह एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जीता है और चाहता है कि दुनिया में लोकतंत्र इसी रूप में रहे, तो हम पैसा नहीं देंगे। तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन इस दुनिया के सामने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका की जो अपनी आर्थिक ताकत की दादागिरी है उसके सामने आप खड़े कैसे होंगे। शायद इसीलिए अमेरिका ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, विस्की के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के क्षेत्र में, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको जीएम प्रोडक्ट कहते हैं, उन तमाम जगहों पर माल भारत में आने को तैयार है। और भारत के सर्विस सेक्टर जो अभी तक सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहा था, उसके सामने संकट गहराने लगा है और डिजिटल ट्रेड की दिशा में भारत का डाटा अमेरिका चला जाए और भारत की हर उस जगह पर जहां पर अमेरिकी कंपनी आने को तैयार हो जाए, भारत रेंगेगा, झुकेगा, नतमस्तक होगा। लेकिन इन परिस्थिति में इस देश के आम लोगों का क्या होगा? इंतजार कीजिए, सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। उसके बाद की परिस्थितियां आपकी आंखों के सामने होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड वार की मुनादी अमेरिका करेगा और भारत जैसा बड़ा बाजार जिस पे इस देश को गर्व है, रायसीना हिल्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय को गर्व है, उसके सामने चुनौती है इस इकोनॉमी को संभाले तो कैसे संभाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।